तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जा दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन हिंसक झड़प को लेकर अमेरिका ने किया बड़ा खुलासा। गलवान घाटी में हिंसक झड़प में मारे गए थे चीन के 60 जवान, वहीं अमेरिका ने कर दिया है ये बड़ा खुलासा। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कंगना रनावत के बाद अक्षय कुमार पर शिवसेना ने बोला हमला। शिवसेना बोली अक्षय कुमार हैं फर्जी देशभक्त, वहीं बीजेपी की करते हैं अक्षय कुमार दलाली। मुंबई को पाकिस्तान बताने वालों का कर रहे हैं समर्थन। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से बीजेपी को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर हुए बागी, वहीं बीजेपी छोड़कर वापस फिर से जा सकते हैं कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट ने बढ़ाई मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मी। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि हाथ में कमल का फूल लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने गई कंगना रनावत, वहीं लोग बोले जल्दी बीजेपी के टिकट से लड़ सकती हैं कंगना चुनाव। वहीं राज्यपाल से मिलने पर उद्धव ठाकरे ने कंगना रनावत पर बोला हमला, कहा मैं चुप हूं खामोश हूं, लेकिन मुझे कमजोर ना समझे बीजेपी और कंगना रनावत, समय आने पर बोलूंगा। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत के बाद आज चीन ने भूटान की 40 किलोमीटर जमीन पर कर लिया कब्जा, तो किस तरह से दादागिरी दिखा रहा है पूरी दुनिया में चीन। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने नीट परीक्षा के बहाने आज फिर से मोदी पर बोल दिया हमला। राहुल बोले कि काश उद्योगपति मित्रों की तरह ही अपने छात्रों की भी चिंता करते मोदी, तो नहीं होती आज नीट की परीक्षा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत के मित्र देश इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कोरोना महामारी को लेकर देश भर में दोबारा लॉकडाउन लगाने की कर दी घोषणा, वहीं लाखों लोग कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कभी भी गिर सकती है इजराइल में नेतन्याहू की सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिकी अखबार ने किया बड़ा खुलासा। गलवान हिंसा झड़प में मारे गए थे चीन के 60 जवान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इन दोनों भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ सकता है। अभी इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अमेरिकी अखबार ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी अखबार ने बताया है कि 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारत के तो 20 ही जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन के इस हिंसक झड़प में 60 जवान शहीद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हिंसा को लेकर अमेरिकी अखबार ने आगे बताया है कि गलवान में जो हिंसा हुई थी वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर हुई थी और शी जिनपिंग ने ही सेना को आदेश दिया था कि भारत पर हमला करो, जिसके बाद ही चीनी सैनिकों ने भारत के जवानों पर हमला किया। लेकिन आगे अखबार में बताया गया है कि इस हिंसक झड़प में जहां भारत के 20 जवान शहीद हुए थे तो वहीं चीन के 60 जवान शहीद हुए थे। तो ये बड़ा खुलासा अमेरिका ने किया है गलवान हिंसा झड़प को लेकर, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई थी कि कितने उसके जवान इस हिंसक झड़प में शहीद हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत के बाद अक्षय कुमार पर भिड़ी शिवसेना। अक्षय कुमार को बताया फर्जी देशभक्त, कहा मुंबई को पाकिस्तान कहने वालों का कर रहे हैं अक्षय समर्थन। जय दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों कंगना रनावत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी जंग में अब शिवसेना ने कंगना को छोड़कर अक्षय कुमार पर हमला बोल दिया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने कंगना को छोड़कर आज अक्षय कुमार पर सवाल उठाए हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा है कि जब कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की, तब अक्षय कुमार जैसे एक्ट्रेस को सामने आकर कहना चाहिए था कि कंगना का मत पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज का मत नहीं है। मुंबई ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज मुंबई का जब अपमान किया गया तो अक्षय कुमार जो देश में देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने
पाकिस्तान का समर्थन किया और कंगना रनावत का समर्थन किया और मुंबई को अपमानित होते देखा। आगे उन्होंने कहा क्या सिर्फ मुंबई पैसा कमाने के लिए ही है या फिर बीजेपी की दलाली करने के लिए? तो ये काफी बड़ा हमला बोला है कि अक्षय कुमार को इसका विरोध करना चाहिए था और शिवसेना का साथ देना चाहिए था, जो अक्षय ने नहीं किया। तो जबरदस्त हमला बोला है संजय राउत ने अक्षय कुमार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर हुए बागी, ट्वीट ने बढ़ाई बीजेपी की सरगर्मी। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सियासी सरगर्मी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट करके और बढ़ा दी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया है और अब ये ट्वीट इतना वायरल हुआ कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि सिंधिया उपचुनाव से पहले ही फिर से बागी हो गए हैं और कभी भी बीजेपी को वह मध्य प्रदेश में छोड़ सकते हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और अपनी धरती माँ से जुड़कर कार्य करने वालों में से हैं। हमें अपनी माटी, अपनी जनता के उज्जवल भविष्य की चिंता है और यदि उसके लिए हमें कुर्सी भी त्यागनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये काफी बड़ा बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ही बीजेपी से भी बगावत करके अलग हो सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। अब फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आ सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों को लेकर येचुरी के समर्थन में उतरी कांग्रेस। दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली हिंसा को लेकर कल दिल्ली पुलिस ने एक नई चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी और अन्य लोगों के नाम आए थे और आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने दिल्ली में हिंसा को बढ़ावा दिया और हिंसा फैलाई। अब इसी को लेकर येचुरी और अन्य एक्टिविस्ट के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई है और दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी नेताओं ने हिंसा फैलाई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज तक किसी भी चार्जशीट में एक भी बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया और जिस तरह से बीजेपी नेताओं के वीडियो इस समय देश में मौजूद हैं और किस तरह से उन्होंने भड़काऊ विवादित भाषण दिए थे जिससे दिल्ली में हिंसा फैली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और जो देश के अच्छे देशभक्त हैं और जिन्होंने दिल्ली हिंसा में कोई हिंसा नहीं फैलाई, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उनका नाम दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में ले रही है और कह रही है कि दिल्ली दंगों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और इन्होंने ही हिंसा फैलाई है। तो जबरदस्त हमला दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर बोला है कांग्रेस पार्टी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथ में कमल का फूल लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंची कंगना रनावत। तो उद्धव ठाकरे बोले चुप हूं, लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे कंगना रनावत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह से मिलने पहुंची, लेकिन उनके हाथ में कमल का फूल नजर आया। वहीं कंगना के हाथ में कमल का फूल देखकर लोग को अफसोस होने लगा कि कंगना रनावत जल्दी बीजेपी के टिकट से कहीं से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन इसी के बीच कंगना रनावत ने बड़ा बयान दिया। कंगना रनावत ने कहा कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाली हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसी के सिलसिले में मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह को इससे यारी से मिलने पहुंची हूं और मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही हूं। वहीं आपको बताने कि इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी चुप्पी छोड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जो भी बदनामी मेरी हो रही है और पूरे महाराष्ट्र राज्य की बदनामी जो लोगों ने की है, पाकिस्तान से तुलना की है, उस पर मैं बोलूंगा, पर अभी खामोश हूं, मुझे कमजोर ना समझे विपक्ष। वहीं आपको बताने की कंगना रनावत ने जिस तरह से लगातार हमले किए हैं महाराष्ट्र सरकार पर और उद्धव ठाकरे पर, अब उसी को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने बिना कंगना रनावत का नाम लिए कहा कि राज्य में चल रही राजनीति पर वो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साइक्लोन आते रहेंगे और वो उनका सामना
करते रहेंगे। तो एक काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि उनकी खामोशी को कंगना रनावत या बीजेपी कमजोरी न समझे, वह आने वाले समय पर इसका जवाब देंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी यह बड़ा बयान आज दिया है कंगना रनावत को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत के बाद चीन ने भूटान की जमीन पर किया कब्जा। दोनों ही देशों के बीच बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन अपनी हरकतों से इन दिनों बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर के बाद चीन की आर्मी ने अब भूटान की 40 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और भूटान की तरफ चीन की आर्मी ने नजर बढ़ा ली है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जिस तरह से डोकलाम में विवाद बना हुआ था, इस बीच डोकलाम विवाद के बीच चीन की आर्मी ने पश्चिमी भूटान के 5 इलाकों में घुसपैठ कर 40 किलोमीटर जमीन पर भूटान की कब्जा कर लिया। इसके साथ ही भूटान में 40 किलोमीटर जमीन पर नई सीमा पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया है। चीन ने इस इलाके में वे बुनियादी ढांचों का भी निर्माण कर लिया है, साथ ही सैनिक और अन्य हथियारों को भी इस क्षेत्र में पहुंचा दिया है। सड़कों और हेलीपैड का भी निर्माण चीन ने शुरू कर दिया है। तो किस तरह से चीन अब भारत के बाद पड़ोसी देश भूटान की जमीन हड़पने में जुट गया है और 40 किलोमीटर जमीन पर भूटान की चीन ने आज कब्जा कर लिया। तो अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर किस तरह से चीन पूरी दुनिया में कब्जा करता जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि भारत के बाद अब भूटान की जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संसद में बुरी तरह घिरी बीजेपी। सांसदों ने मानसूनी सत्र में चीन और कोरोना अर्थव्यवस्था की हालात पर चर्चा करने की मोदी से कर दी मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि संसद का मानसूनी सत्र आज यानी 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। कई सदस्यों ने सत्र में सरकार के द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश बिलों पर चर्चा के साथ साथ चीन के साथ सीमा विवाद, कोरोना वायरस की आर्थिक स्थिति और देश में जो अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, इसको लेकर मोदी सरकार से संसद में चर्चा की मांग कर दी है। और मोदी सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने बना ली है। इसको लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को भी पत्र लिखा गया है और सांसदों ने कहा है कि मानसूनी सत्र में चीन के साथ सीमा विवाद के साथ साथ कोरोना महामारी की स्थिति पर मोदी सरकार से सवाल पूछे जाए कि किस तरह से मोदी सरकार चीन और अन्य मुद्दों को लेकर चल रही है। देश की जनता जानना चाहती है। तो बुरी तरह से बीजेपी अब संसद में घिर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी ने नीट की परीक्षा के बहाने फिर से मोदी पर बोला हमला। बोले काश उद्योगपति की तरह ही छात्रों की भी करते मोदी चिंता। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच आज आयोजित हो रही नीट की परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को मेरी शुभकामनाएं और कोरोना महामारी और बाढ़ के कारण परीक्षा में भाग नहीं ले पाने वाले छात्रों के साथ मेरी सहानुभूति है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि काश मोदी जी को जितनी चिंता अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों के लिए होती है, अगर उतनी ही चिंता कोरोना में जेईई और नीट परीक्षार्थियों के लिए होती तो आज देश में कोरोना महामारी इतनी नहीं फैलती और देश में जो है नीट की परीक्षाएं भी रद्द कराई जाती। तो ये जोरदार हमला फिर से राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी की बड़ी मुश्किलें। मोदी के मित्र नेतन्याहू ने इजराइल में दोबारा लॉकडाउन लगाने की कर दी घोषणा। कोरोना महामारी ने पस्त कर दिया इजराइल को। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी के मित्र नेतन्याहू के देश इजराइल में दोबारा से नेतन्याहू ने कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पूरे देश में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कई सत्ताधारी पार्टियों ने नेतन्याहू से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है और धमकी दी है कि नेतन्याहू जल्दी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे और कोई अन्य प्रधानमंत्री
इजराइल का बनेगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में अब रोजाना 4000 कोरोना महामारी के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि भारत में 1 लाख के करीब कोरोना महामारी के 24 घंटे में मामले आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी, जिसका लोग इजराइल में विरोध कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार चुप है और मोदी सरकार 1 लाख कोरोना के 24 घंटे में आने के बाद भी लॉकडाउन की घोषणा नहीं कर रही है। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इजराइल में बात को रखने का